तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बी डेड चिल्ड्रन। आज स्टार्ट करेंगे हेनरी बाबू के प्रिंसिपल्स, एंड दे आर कॉल्ड एज फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स। राम जी के वनवास से इनको याद रखिएगा, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल होते हैं, एंड दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु हैपन टू डू गुड टिल टुडे सिंस दे वर फॉर्म, या पहले अच्छा नहीं कर रहे थे बट बीच में कुछ ऐसा हुआ अचानक से बेस्ट हो गए वो, तो इसका मतलब यही कि उनके यहाँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बड़े कायदे से अप्लाई किया जाता था। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, समझ में आ गया? चलिए, तो पहला मैनेजमेंट प्रिंसिपल है विच इज कॉल्ड एज डिविजन ऑफ वर्क। अब मान लीजिए कि आपके यहां चार वर्कर्स हैं A B C D, और चार तरीके का काम होता है, तो आप चारों को चारों तरीके का काम अगर दे देंगे चिल्ड्रन, तो आउटपुट उतना बढ़िया नहीं होगा। रीजन इज जस्ट लाइक दिस, कि अगर एक ही पर्टिकुलर टीचर, इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, मैथ भी पढ़ा दे, फिजिक्स भी पढ़ा दे, केमिस्ट्री पढ़ा दे, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा डिस्काउंट टाइम में या पढ़ाई में देना पड़ेगा। So if we have four types of different works and we have four type of people, तो चारों को चार काम दे दे या हर एक को एक स्पेशलाइज्ड वर्क दे दिया जाए? व्हाट साउंड्स बेटर? हर एक को एक स्पेशलाइज्ड वर्क दे दिया जाए। ओके, तो मान लीजिए कि आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो पर्सन आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करता है बिलिंग काउंटर पे, क्या वही बर्गर बनाए भी देगा आपके लिए? नो। क्या वही आपको सर्व भी कर देगा और वही वहां पे क्लीनिंग एंड मॉपिंग भी कर देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पर्सन ए विल टेक द ऑर्डर्स, बी विल सी टू द किचन एंड ही विल कुक, सी वुड सर्व, और डी मॉपिंग करेगा फ्लोर की। तो हमने हर पर्सन को उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंगली टास्क असाइन कर दिया है, ताकि हमारा आउटपुट बेस्ट हो, एफिशिएंट हो और ज्यादा हो। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल? गूंगो बैरों को छोड़ के बाकी लोग बता सकते हैं। चलिए, तो इफ इन अ कंपनी देयर आर थ्री सेपरेट डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, और मान लीजिए चौथा ह्यूमन रिसोर्स है, तो हम चारों डिपार्टमेंट्स में एक तरह के इंसान नहीं रखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स वालों को काम दिया जाएगा कि आप स्टाफिंग का काम करिए, प्रोडक्शन वालों को काम दिया जाएगा कि आप फैक्ट्री में ध्यान लगाइए, मार्केटिंग भाई आप एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन की बात करिए, और आप चीपेस्ट एंड ऑप्टिमम सोर्स ऑफ फाइनेंस का जुगाड़ कर लीजिए। तो जैसे चीफ मिनिस्टर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, अब क्या वो सारे के सारे डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं? नो। तो उन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई, द अपर लेवल ऑफ मिनिस्टर्स। कुछ डिपार्टमेंट किसी को दिए, कुछ किसी को दिए, बट जहां पे उनको लग रहा है फ्रॉड हो सकता है, घपला हो सकता है, लाइक फाइनेंस, रेवेन्यू, वो सब उन्होंने मेरे को दिया। बट मैंने कहा नहीं, मैं क्लास में बिजी रहता हूं भैया, ये आप ही हैंडल कर लो। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? चलिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ा बढ़िया टॉपिक लगता है और इसके लिए मैंने एक नया एक्सप्लेनेशन खोजा है। हमारे कानून बोलते हैं कि भाई बच्चे को बहुत ज्यादा प्रताड़ित मत करिए पढ़ाई लिखाई को लेकर, मोटिवेट करिए, मोटिवेट करिए। और अगर टीचर मोटिवेट करता रहा तो साल भर सिर्फ मोटिवेट करेगा और वेट करेगा सिलेबस कंप्लीट होने को, मोटा सा इनकम्प्लीट पेंडिंग लिस्ट तैयार हो जाएगा सिलेबस का। ये है मोटिवेट। इज दैट अंडरस्टूड? तो भाई आपने टीचर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वाई द चाइल्ड और द स्टूडेंट इज नॉट परफॉर्मिंग गुड, बट आपने मरम्मत करने के लिए टीचर को कोई अथॉरिटी दी ही नहीं है। तो वेन यू हैव नॉट गिवन एनी अथॉरिटी टू द टीचर टू मेंड द चाइल्ड, क्या वो टीचर उस बच्चे के रिजल्ट के लिए 1% भी जिम्मेदार है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं जिम्मेदार है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। आपकी मम्मी पापा 15 दिन के लिए शादी ब्याह के कार्यक्रम में घर से चले गए और छोटे भाई को चाबी दे गए, और घर आके देख रहे हैं घर पूरा उथला पुथला पड़ा हुआ है, कुछ चोरी चकारी भी हो चुकी है, और वो आपको इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। तुम क्या कर रहे थे? तुम बड़े भाई थे, तुमको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। व्हाट यू विल से टू योर पेरेंट्स? आई डिडंट हैड एनी अथॉरिटी। ये जो छोटा सा पोला है आपका, ये घर में बंद करके मेरे को भाग जाता था। तो व्हेन आई डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी, आई शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो जिसको आपने रिस्पॉन्सिबल किया किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए, उसके पास राइट होना चाहिए। तो अगर मेरे अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉइज ठीक से वर्क मैनेज नहीं कर रहे हैं और मेरे पास अथॉरिटी है उनकी सैलरी काटने की, तब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं वाई दे आर और दे आर नॉट परफॉर्मिंग बेटर। तो दे बोथ रन हैंड इन हैंड। अथॉरिटी अगर दी गई तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वरना नहीं होगी। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात भाई? पक्का? तो here we have an example. Our manager enhances the production target from 500 to 700 units per month, but the authority to draw raw material was not given to him. तो प्रोडक्शन मैनेजर चाहता है कि भाई उसका आउटपुट बढ़ जाए, बट रॉ मटेरियल खरीदने का हमने उसको राइट नहीं दिया। तो जब तक बेचारे के पास रॉ मटेरियल आएगा नहीं, क्या फैक्ट्री का आउटपुट बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो स्कूल चाहता है टीचर से कि भाई वो ऐसा पढ़ाए कि बच्चे बेस्ट रिजल्ट लेके आए,
बट जब उसने टीचर ने होमवर्क ना करने के लिए बच्चों को कोई टास्क असाइन कर दिया तो उससे पूछा जाता है कि भाई आप चाइल्ड को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये काम आप नहीं कर सकते, प्यार से समझाइए। प्यार से रिश्ते निभाए जाते हैं, ड्यूटी नहीं निभाई जाती। समझ में आ गई बात सबको? समझ में आ गई बात भाई? सो until unless he get the necessary authority to buy raw material, हम प्रोडक्शन डैमेज या लॉस या रिडक्शन के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। समझे इस बात को? चलिए, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जैसे जज साहब कोर्ट में बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एम्प्लॉयज के लिए हमने रूल्स बनाए, किस टाइम पे ऑफिस आना है, किस टाइम पे जाना है, कितनी लीव्स सैंक्शनड है, ये सारी चीजें हर लेवल पे बहुत क्लियर होनी चाहिए। इफ दीज थिंग्स आर नॉट क्लैरिफाइड टू द एम्प्लॉयज, कुछ लोग अनड्यू एडवांटेज उठा लेंगे, कुछ लोग काम को ठीक से करेंगे नहीं, और जो भी हमारे बिजनेस के बेनिफिट्स होंगे वो ना करने वाले लोगों को भी शेयर मिल जाएगा उसमें से। तो इट शुड बी ऑब्जर्व्ड दैट एम्प्लॉयज के ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं दे शुड फॉलो इट प्रॉपरली। कोई लेट आ रहा है, कोई बिना ड्रेस पहन के चला आ रहा है, तो ये इनडिसिप्लिन लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कंपनी के लिए एक बैड नेम क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे फ्रेंड ने बहुत पहले जब इसको ज्वाइन किया था, एक दिन बेचारा गलती से बिना टाई पहने बिना दाढ़ी बनाए चला गया, अब उस दिन की उसकी सैलरी कट गई। सर अब दाढ़ी और टाई से क्या मतलब? भाई आप इतने बड़े मल्टी मिलियन अमाउंट के कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जाहिल जमादार की तरह तो नहीं जाएंगे ना। समझ में आ गई बात? तो ये वहां का एक तरह का क्या है बच्चों? डिसिप्लिन है। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस भाई? So example is there, management and labor union have entered into an agreement where workers have agreed to work overtime without any additional payment to revive the company out of loss. भाई वर्कर्स मान गए, अभी कंपनी लॉस में जा रही है तो हम ओवर टाइम कर देंगे और कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह भी नहीं मांगेंगे। बट कल को जब कंपनी प्रॉफिट कमाने लग जाएगी, व्हाट मैनेजमेंट शुड डू? दे शुड ऑनर, दे शुड गिव एक्स्ट्रा पेमेंट्स और दे शुड नॉट? दे शुड। खोपड़े में बात गई? समझ में आ गया? यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। तो इसमें मैं आपको पहले एक डिफरेंस बता देता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट हैज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट हैज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। तो चलिए मैं यहां पे लिख भी देता हूं। सपोज वी हैव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वी हैव मार्केटिंग एंड वी हैव finance. Is that understood well? And we have persons like Mr. A, Mr. B and Mr. C. Should we give the responsibility, कहां चला गया भाई, आ गया वापस। Should we give the responsibility of production, marketing and finance to all three of them children? ये नहीं करना चाहिए हमको। क्या करना चाहिए? हम प्रोडक्शन की जिम्मेदारी मिस्टर ए को दे दें, मार्केटिंग की जिम्मेदारी मिस्टर बी को दे दें और फाइनेंस की जिम्मेदारी मिस्टर सी को दे दें। वन पर्सन विल टेक केयर ऑफ वन टाइप ऑफ वर्क। अब मान लीजिए प्रोडक्शन में हम फुल स्लीव शर्ट भी बनाते हैं और हाफ स्लीव भी बनाते हैं, तो भाई फुल स्लीव के लिए मिस्टर ए1 को हायर कर लिया और हाफ स्लीव की डिजाइनिंग, डिस्प्ले, प्रोडक्शन, डिस्पैच के लिए मिस्टर ए2 को हायर कर लिया। वो तो सेगमेंटेशन के बेसिस पे होगा। कुछ ऐसा कि मेरा एक बैंक्वेट हॉल है और वहां पे मैं लोगों को केटरिंग, फूडिंग सब प्रोवाइड करता हूं। Should I keep one person for making Chinese food, Thai food, Indian continental, everything children? No. Chinese वाला पर्सन अलग होगा, इंडियन फूड वाला पर्सन अलग होगा और डेजर्ट्स बनाने वाला पर्सन अलग होगा। क्या कचौड़ी वाले से पिज्जा बनवाएंगे तो पिज्जा में कचौड़ी टेस्ट आ जाएगा? इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो ये जो आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ये तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, ये डिवीजन ऑफ वर्क नहीं हुआ। डिवीजन ऑफ वर्क तब होगा व्हेन वी से कि भाई अलग अलग पर्संस को हमने अलग अलग काम दे दिया। ए स्पेशलाइजेस इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, बी स्पेशलाइजेस इन मार्केटिंग, सी स्पेशलाइजेस इन फाइनेंस। तो फाइनेंस की सारी प्लानिंग किसको करनी है? सी को। अब फाइनेंस में कोई एक काम थोड़ा है, 50 काम है। तो वहां पे कौन बात करने जाएगा बैंक से? कितना फंड चाहिए उसकी रिपोर्ट कौन बनाएगा? दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। यहां पे हम बात कर रहे हैं these people are heading these three different departments। खोपड़े में बात गई? तो डिवीजन ऑफ वर्क अब इसके अंदर आ जाएगा। उज्जवल जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और डिवीजन ऑफ वर्क तो एक ही लग रहा है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल की परचेज के लिए एक परचेज मैनेजर बनाया गया,
एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर बना दिया हमने, एक हमने मटेरियल इशू डिपार्टमेंट में मटेरियल इशू मैनेजर बना दिया। वो तीनों किसके अंडर में काम करेंगे? मिस्टर ए। फिर एक डिस्पैच डिपार्टमेंट बनेगा, प्रोडक्ट बन के मार्केट तक कैसे जाना है। ये चार लोग मिस्टर ए के अंडर में काम करेंगे, और मिस्टर ए ने इन चारों को अलग अलग काम दिया। दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। आई रिपीट, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। हेयर one person will have one plan basically. I repeat, one person will have one plan. तो मिस्टर ए के पास प्रोडक्शन की प्लानिंग होगी, मार्केटिंग फाइनेंस से ए को कोई मतलब नहीं। बी के पास मार्केटिंग की प्लानिंग है, प्रोडक्शन और फाइनेंस से कोई मतलब नहीं। सी के पास फाइनेंस की प्लानिंग है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं। समझ में आई बात? उज्जवल जी, आई होप सो यू गॉट योर आंसर। Yes, sir. अब मान लीजिए वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हमारे पास मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, और वो बबलू के भाई डब्लू को भी ले लेते हैं यहां पे। अब ये सारे लोग हैं हमारे पास। अब इन सब लोगों को इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। ए डब्ल्यू को इंस्ट्रक्शन दे, एक्स को दे, वाई को दे, जेड को दे, इट इज ओके। ए इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू डब्ल्यू, B is also giving instruction to W, and C is giving instruction to W again. तो W is getting instruction from three people at same time. यहां पे एक बहुत बड़ा वर्ड है, at same time. किसी के इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। स्कूल में अकाउंटेंसी टीचर कह रहा है मेरा प्रोजेक्ट कर ले आना, नहीं तो बैंड बजा दूंगा। इकोनॉमिक्स वाला कह रहा है मेरा भी प्रोजेक्ट कर ले आना। बिजनेस वाला कह रहा है मेरा भी प्रोजेक्ट कर ले आना। आपने मम्मी को मैसेज कर दिया मैं जा रहा हूं जमुना जी, नहीं कूदने नहीं जा रहा हूं, वहां थोड़ा माहौल ठीक ठाक रहता है, आराम से एकांत में बैठ के प्रोजेक्ट बना लूंगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो यू आर अटर कंफ्यूज, और अगले दिन आप स्कूल में एब्सेंट हो जाते हैं क्योंकि ढेर सारे टीचर्स ने प्रोजेक्ट ला दिए। प्रॉब्लम क्या हो गई आपके साथ? आपके साथ यूनिटी ऑफ कमांड का प्रॉब्लम हो गया है। यू आर गेटिंग कमांड फ्रॉम मल्टीपल सुपीरियर्स। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं मार्किंग कर रहा हूं यहां पे। ए इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये यूनिटी ऑफ कमांड है। इज दैट क्लियर? और यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेट कब होता है? जब डब्ल्यू को इंस्ट्रक्शन ए से भी मिल रहा है, बी से भी मिल रहा है, एज वेल एज बच्चों सी का कलर थोड़ा गड़बड़ा गया है, सी से भी मिल रहा है। तो यहां पे ओवरलैपिंग हो चुकी है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो वन सुपीरियर कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू एज मेनी सबऑर्डिनेट्स, बट वन सबऑर्डिनेट शुड नॉट गेट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। ये यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन हो जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? मुकेश अंबानी जी का फोन आया था, मेरे से कह रहे थे क्या सर हम आपको सीईओ बनाना चाहते हैं रिलायंस फाइनेंशियल्स का या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। मैंने कहा ठीक है, तो सर आप जो जियो टेलीकॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस पोस्ट से इस्तीफा दे दीजिए और आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कल से सीईओ बन जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं दोनों हैंडल कर लूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अरे कैसे हैंडल कर लेंगे? अरे वहां सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है और 5 बजे तक ऑफिस है, 6 बजे दूसरे ऑफिस आ जाएंगे, अगले दिन 8 बजे तक काम करेंगे, 15 दिन बाद रांची भेज दीजिएगा मेरे को। तो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया वॉयलेशन ऑफ व्हाट? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो हम अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दें, ये है डिविजन ऑफ वर्क। वन पर्सन शुड कैरी आउट ओनली वन प्लान। आई रिपीट, वन पर्सन शुड कैरी आउट ओनली वन प्लान। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो जो जी ये बात समझ में आ गई भाई? Yes, sir. ए को प्रोडक्शन से मतलब है, मार्केटिंग और फाइनेंस से नहीं। ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। ए को अलग डिपार्टमेंट, बी को अलग डिपार्टमेंट, सी को अलग डिपार्टमेंट। दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क। हाँ आप ये बोल सकते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो प्लूरल होता है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्लूरल इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो आपके स्कूल में क्या मैथ्स के टीचर को इस बात से कोई मतलब है इंग्लिश का कोर्स कैसा चल रहा है? नो। क्या उसको मतलब है इंग्लिश का टेस्ट पेपर बना कि नहीं बना? क्या उसको मतलब है इंग्लिश की कॉपी चेक हुई कि नहीं हुई? नो। तो मैथ्स वाला टीचर मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ वर्क। इंग्लिश वाला इंग्लिश का काम करेगा, डिवीजन ऑफ वर्क। मैथ्स के टीचर को बोला गया कि भाई मैथ्स का ओलंपियाड स्कूल में कराइए, इंग्लिश टीचर को बोला गया इंग्लिश का ओलंपियाड कराइए। तो मैथ्स के टीचर से इंग्लिश ओलंपियाड से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मैथ्स पे फोकस कर रहा है। इट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ध्यान से बात सुनिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग ओवरलैपिंग है। मैथ्स टीचर विल सी टू मैथ्स एक्टिविटीज, नॉट टू एनी अदर। ये हेड जब डिसाइड करेगा मैं किस तरह के टीचर को किस तरह का काम दूं, तो ये हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। एक एक पर्सन को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया, ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
तो हेड के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो डिवीजन ऑफ वर्क है, और जिसको ये चीजें सौंपी गई है, ड्यूटी असाइन की गई है, उसके पर्सपेक्टिव से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। समझ में आया? समझ में आया? भाई मेरी स्किल्स बड़ी शार्प है एयरप्लेन को, फाइटर जेट को फ्लाई करने की, तो मेरे को फ्लाइट ऑपरेशन में रखा गया। कोई थोड़ा ट्यूबलाइट टाइप का है, देर में सोचता है, उसको ग्राउंड ऑपरेशन में रखा गया। एयरफोर्स जब ये अलॉटमेंट करता है ड्यूटी का, तो ये क्या हो जाता है? डिवीजन ऑफ वर्क। तो मेरे से ग्राउंड ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं और ग्राउंड वाले से फ्लाइट से कोई मतलब नहीं, इट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब क्लियर हो गया ये? यूनिटी ऑफ कमांड भी समझ में आ गया सबको? तो वन सुपीरियर कैन गिव orders to multiple subordinates, but one subordinate should not get orders from many superior. वो पगला जाएगा, बौखला जाएगा। Is that understood? समझ में आ गया? चलिए, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये दोनों बातें क्लियर हो गई? हंसेगा तो नहीं भाई? चलिए, तो ओवरलैपिंग का मतलब भी समझ में आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है? इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स एज वेल एज कार्स, तो मेरे को जिम्मेदारी मिल गई मोटरसाइकिल डिवीजन की और आपको जिम्मेदारी मिल गई कार डिवीजन की। वाई? है तो दोनों ही ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बट मैंने स्पेशलाइज किया था अपने कॉलेज में मोटरसाइकिल डिजाइनिंग में और आपने कार्स की डिजाइनिंग में। मैनेजमेंट के लेवल पे ये डिवीजन ऑफ वर्क है। हमें मोटरसाइकिल से मतलब है, कार से नहीं। आपको कार से मतलब है, मोटरसाइकिल से नहीं। इट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. कंफर्म? तो वेटर वाला एग्जांपल भी यहां काम करेगा। वेटर एक रेस्टोरेंट में 4 टेबल्स की ड्यूटी दे रहा है, वो उन्हीं 4 की ऑर्डर लेगा और किसी की ऑर्डर नहीं लेगा। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। इज दैट अंडरस्टूड? बट अगर उसको हर टेबल से ऑर्डर मिलने लग जाए तो कहीं कुछ सप्लाई कर देगा, कहीं कुछ। ठीक। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये क्या होता है? मोदी जी बोला करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या? बर्गर, चाउमीन, पिज्जा? वो क्या बोल रहे हैं? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। व्रत रखने की बात कर रहे हैं। हाँ, घूस, रिश्वत, ब्राइब एंड ऑल दैट। मतलब देश हित में काम करें या अपने हित में काम करें? देश हित में काम करें। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि भाई आपके स्कूल में आपको किसी हाउस का कैप्टन बना दिया गया और आपने पूरा सो कॉल्ड सब कुछ छोड़ छाड़ के लग गए हाउस को जिताने के लिए। समझ में आ गया? और अपनी जिंदगी फना करके, बर्बाद करके हाउस जीत गया। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। तो क्या किया भाई? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपनी पढ़ाई लिखाई को दांव पे लगाकर पूरे देश की चिंता करने लग गए। एक मेरा ऐसे दोस्त भी है, कोई काम बोल दो ऑफिस से भी छुट्टी ले लेगा, महात्मा गांधी टाइप है। समझ में आ गया? इस चक्कर में एक बार फेल भी हो गया था ग्रेजुएशन में। खूब मम्मी उसकी चिल्लाई हम लोग के ऊपर, तुम लोग के चक्कर में नालायक कोई फेल हुआ है। ओके, वो स्त्री मूवी आपने देखी होगी शायद। तो उसमें वो उसको दोस्त को जो आईएएस की ट्रेनिंग लेने जाता है दिल्ली, बुला के भूतनी के सामने ले जाता है, चुड़ैल के सामने। तो उसका दोस्त क्या कर रहा है? अपनी पढ़ाई का इंटरेस्ट छोड़ के गांव में सरकटे से सबको बचाने आ गया। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मान लीजिए आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने दोस्तों को बोला आ जाओ यहां लड़ाई हो रही है, 10-15 खलिए टाइप के तो कोई काम नहीं है, वो सिर्फ कॉल का वेट करते रहते हैं, बुलाओ तुरंत टपक जाते हैं। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर नॉट हैविंग देयर ओन इंटरेस्ट, वो जनरल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। सड़क पे लड़ाई झगड़ा होगा, वीडियो बनेगी, रील बनेगी, यूट्यूब चलेगा कम से कम। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमारे एक पड़ोस में अंकल रहते थे, अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। मोहल्ले में किसी घर में शादी ब्याह हो जाए, भैया जी कार की सेवाएं चाहिए, हाँ हम लेके चले आएंगे। तन मन धन सबसे लग जाते थे। उनके घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम है, खराब नहीं होना चाहिए। अपना दुकान धंधे से कोई मतलब था ही नहीं। व्हाट अंकल इज डूइंग? अपना इंटरेस्ट छोड़ के जनरल इंटरेस्ट में लग गए। आंटीज खूब सुनाए जाते थे वो। खोपड़े में बात गई। तो वन एम्प्लॉय और एन एम्प्लॉय शुड नॉट थिंक ऑफ हिज और हर ओन बेनिफिट, rather he should do well in the general interest of the whole organization। समझ में आ गया? मान लीजिए कि भाई आप क्रिकेट टीम में बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और एक बार डिसाइड हुआ कि आप ओपनिंग बैट्समैन ना बन के तीसरे चौथे नंबर पे जाएंगे। आपने कहा ठीक है, कड़वा घूंट आपने पी लिया। फिर जब विकेट कीपिंग की बारी आई, आपने जान पूछ के 3-4 कैच छोड़ दिया और आपकी टीम हार गई। तो क्या हो गया सर? यहां पे हो गया सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट इनटू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो ये नहीं होना है, टीम के लिए खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना है। हिंदी में कहावत है ना, अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, इंसान वही जो दूसरे के लिए जिए। यही हमारे हेनरी बाबू का प्रिंसिपल है। समझ में आई बात? मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, घर में खाना बाई चांस थोड़ा सा कम पड़ गया
मम्मी पापा क्या कहते हैं, ए हम लोग को खाने दो, हम लोग की उम्र 50-55 हो चुकी है, तुम्हारी तो 15 साल है, तुम्हें तो बहुत जिंदगी बची है, तुम ना खाओ, ऐसा होता है? नहीं, पहले तुम ही ठूस लो कम से कम, बचेगा तो हम खा लेंगे। व्हाट दे आर डूइंग, सबऑर्डिनेशन ऑफ देयर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू योर इंटरेस्ट। समझ में आया? बच्चा कह रहा है आईफोन ला दो, ले आए। वाइफ कह रही है आईपैड ला दो, पापा ले आए। तो मोहल्ले वालों को, भाई साहब अपने लिए आईपेड। समझ में आ गया? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। त्याग की भावना होनी चाहिए आपके अंदर। चलिए, तो मैनेजर कैन एंश्योर दिस बाय एग्जाम्पलरी बिहेवियर, कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, दैट इज ओनर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डेटर, फाइनेंसर्स, टैक्स अथॉरिटी, इन सब लोगों का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन जी की, सरकार, शायद लोगों ने देखी होगी। तो उसमें अमिताभ बच्चन जी को कुछ डॉन टाइप के लोग बोलते हैं कि हम लोग इंटॉक्सिकेशन प्रोडक्ट्स, इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स का बिजनेस करेंगे। तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि भाई मैं ऐसा कोई इंसान को काम नहीं करने दूंगा जो इंसानियत के खिलाफ हो, तो ना मैं खुद इस चीज का बिजनेस करूंगा ना किसी को करने दूंगा। करो स्मगलिंग, जिस भी चीज की करनी है, बट ये नशे की आदत मत फैलाओ, ये यूथ को खराब करेगी। तो वो देश हित में बात कर रहे हैं, अपने पर्सनल हित में बात नहीं कर रहे। रेम्यूनरेशन, कुछ लोग बोलते हैं रेन्यूमरेशन, रेमो फर्नांडिस बोलना है, रेनुमा नहीं बोलना है। एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन कैसा हो? सर वो मर्सिडीज वगैरह खरीद ले, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड बी पेड फेयर, मतलब साफ नोट होने चाहिए, उसके ऊपर फेयर एंड लवली क्लीम लगा दी जाए। नॉट एट ऑल। जो पर्सन जितना डिजर्व करता है, इतना पैसा उसको मिले कि वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। अगर आप उसे कम पैसा देंगे तो वो चोरी चकारी स्टार्ट कर देगा। Centralization, decentralization. When decisions are taken at the top level, it is centralization. But when we demand the decisions from middle level and lower level as well, कि आप भी अपने राय मशवरे को सामने रखिए, इफ इट इज गुड हम इसको लागू कर देंगे। दिस इज नोन एज व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन। मान लीजिए कि अनंत अंबानी ने बोला पापा से, मैं तो इसी शादी करूंगा, पापा कह रहे हैं जॉब कर लो, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये अनंत अंबानी जी का फैसला था और किसी का नहीं था। इट इज व्हाट? सेंट्रलाइजेशन। बट जब पूरे परिवार में देखा गया, अच्छा पिरामिड इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री की लड़की शादी करनी, ओके, क्या फर्क पड़ेगा, हमारी नेटवर्थ पे बढ़ेगी घटेगी, रिलायंस का शेयर का भाव बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा। सोच समझ के शादी ब्याह का रिश्ता फाइनल हो गया। इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर हम सेल्समैन से पूछें प्लीज टेल अस कि बाजार में हमारे प्रोडक्ट की क्या हिसाब किताब है, क्या रेपुटेशन है, प्राइस बढ़ाए घटाए तो क्या फर्क पड़ेगा, हमने उससे भी राय मशवरा किया, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। बट हम हैं, बाकी सब चीनी कम है, तो इट इज सेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में पॉसिबल है डिसेंट्रलाइजेशन, बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लोटिंग कैप है, मतलब ढेर सारे शेयर्स वगैरह बाजार में हैं, तो दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ओके। स्केलर चेन, मतलब वो जो स्केल होता है उसको चेन में बांध के पहनने सब लोग, नॉट एट ऑल। आपको जाना था पार्टी वगैरह में, आपने मम्मी से कहा पैसे दे दो, मम्मी कह रही नहीं दादाजी से बात करो जाके। तो आपने फिर मम्मी से बात की, उसके बाद पापा से बात की, फिर पापा ने बोला नहीं पहले दादी माँ से बात करो, दादी माँ कह रही दादाजी से बात करो। तो बहुत लंबा समय गुजर जाएगा, हो सकता है पार्टी भी खत्म हो जाए। तो आप सीधे टॉप बॉस दादाजी के पास पहुंच गए। तो इफ डी हैज टू कम्युनिकेट समथिंग टू मिस्टर एन, तो उसको पहले सी को बोलना पड़ेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, ए एल को बोलेगा, एल एम को बोलेगा, और एम एन को। टाइम टेकिंग है, इट इज टाइम टेकिंग। तो डायरेक्टली डी कैन कनेक्ट विद एन, और इस गैप को बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग इसलिए क्योंकि दोनों लोग का ग्रुप है। प्लैंक, आपके घर के बाहर जब रोड या ड्रेन बनती है तो एक पटरा लगा देते हैं ना चलने के लिए, या फुटपाथ पे जब पानी भर जाता है बरसात के सीजन में तो एक पटरा लगा देते हैं, दैट पटरा इज अ प्लैंक बेसिकली। ओके, तो वैसे ही ये गैंग प्लैंक है। तो मान लीजिए कि आप कैप्टन है, बॉर्डर पे वॉर चल रही है, अब आपको अपने नेक्स्ट इमीडिएट कर्नल से या किसी से ऑर्डर्स लेने हैं, बट वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके ऊपर आप सीधे ब्रिगेडियर तक भी जा सकते हैं। डूइंग दैट इज कॉल्ड एज गैंग प्लैंक, और ये क्या है? स्केलर चेन। इज दैट क्लियर? तो व्हेन इट इज टोल्ड कि भाई स्टूडेंट को अगर प्रिंसिपल से कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो स्टूडेंट विल गो टू द क्लास टीचर टू द सो कॉल्ड क्लास हेड, क्लास हेड टू द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर टू द वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल टू द पीआरओ ऑफ द प्रिंसिपल, एंड फाइनली टू द प्रिंसिपल। तो इस पूरे लेंथ और ब्रेथ को क्या बोलेंगे?
स्केलर चेन, बट आप एकदम दबंग चुलबुल पांडे बनते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में एंट्री ले लिए। समझ में आ गया? मैडम कल से मैं स्कूल नहीं हूं, मैं जा रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा हो रही है, हमसे हो ना पा रहा है ये। क्या फायदा, आत्महत्या कर ली तो आपके ऊपर आ जाएगा क्या कहते हैं इल्जाम, तो मेरी अटेंडेंस भूल लगवा दे, मैं कल से नहीं आऊंगा। क्या कर रहे हैं आप? गुटबाजी, गैंग प्लैंक बना रहे हैं। समझ गए इस बात को? चलिए, ऑर्डर का मतलब, मम्मी कभी कभी परेशान होती है, पूरा कमरा फैला रखा है, आप और फैला देते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? वाई शी गेट्स इरिटेटेड, कि भाई चीजें एकदम हॉस्टल की तरह रूम में ना हो, सही चीज सही जगह पे पड़ी हो, दैट इज नोन एज ऑर्डर। तो यहां पे ऑर्डर का मतलब है कि चाहे फैक्ट्री हो चाहे ऑफिस हो, थिंग्स विच आर एट पर्टिकुलर प्लेसेस सिचुएटेड शुड बी केप्ट इन देयर सुटेबल प्लेस ओनली। जिस चीज की जरूरत स्टोर रूम में है, कीप इट इन द स्टोर रूम। अगर आपको पर्टिकुलर मशीन पे काम करना है और टूल्स आपके पास टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट विल हैपन, टाइम का नुकसान ज्यादा होगा बट आउटपुट उतना ज्यादा नहीं होगा। कभी अगर व्हीकल के सर्विस सेंटर में आप गए हो, तो टूल बॉक्स लेके मैकेनिक आपके गाड़ी के बगल में बैठता है, या दूर दूर से टूल लेके आता है, बगल में बैठता है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्डर। इक्विटी में थोड़ा कंफ्यूजन आपको रेम्युनरेशन से होगा, बट ये ऐसा नहीं है। रेम्युनरेशन का मतलब है इतना रेम्युनरेशन पे करें जिसमें एक इंसान अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए, उसको चोरी चकारी की हरकतों पे उतरना ना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई फीमेल वर्कर है तो हम उससे कम पैसा देंगे, और कोई मेल वर्कर है तो हम उसको पैसा ज्यादा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सेम। If I belong to X religion and people from X religion are working in my organization, I will pay them more money. But अगर किसी दूसरे रिलीजन के हैं तो I will pay them less money। ये तो भाई गलत चीज है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन भी चला जाएगा, तो ये सब हरकतें आप नहीं करेंगे। लैंग्वेज, भाई मान लीजिए कि मैं पंजाबी हूं, पंजाबी कम्युनिटी से कोई आ रहा है, मेरी भाषा बोल रहा है, तो मेरे को उससे ज्यादा लगाव हो गया, मैं उसको ज्यादा सैलरी दे रहा हूं। बट जो हो सकता है अंग्रेजी बोल रहा है, हिंदी भाषी है, मैं उसको सैलरी कम दे रहा हूं, तो ये गलत है। दीज प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी देयर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? कास्ट बिलीफ एंड नेशनैलिटी, आप कभी गल्फ कंट्रीज में जाइए या यूएस वगैरह में भी जाइए, जनरली जो दूसरी कंट्री के वहां पे लोग आते हैं, उतना लीगल प्रोटेक्शन उन लोगों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज वहां के लोग भी उनके अगेंस्ट होते हैं, और जो दूसरी कंट्री से वहां गए हैं उनको लगता है कि अगर हम इनके अगेंस्ट गए, हमारा तो यहाँ पे मेजोरिटी ही नहीं है, हो सकता है कि हम वापस ना लौट पाए, हमारे घर में हमारी फोटो पे क्या चढ़ जाए, गेंदे के फूल की माला, और 13 दिन बाद हलवा पूड़ी बढ़ जाए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इक्विटी इज जस्ट लाइक एंटी डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। समझ में आ रही है बातें भाई? चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, अगर हर 6 महीने साल भर में आप अपने इंप्लॉइज को बाहर निकालते रहेंगे, क्या आपको कोई बढ़िया टैलेंटेड इंप्लॉय मिलेगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगर आपके स्कूल में आपको बोला गया कि भाई आपको कॉलेज कैप्टन बनाया जा रहा है 15 दिन के लिए, फिर रिप्लेस होकर कोई दूसरा आ जाएगा, वुड यू लाइक टू टेक दैट पोस्ट? बिल्कुल नहीं सर, 15 दिन छुट्टी होने वाली दिवाली की, अब क्या 15 दिन के हेड बॉय, साल 2 साल का बनाइए तो चलेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो मिनिमम फिक्स टेन्योर हमने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेरी इंप्लॉय है तो भाई 1 साल, उसके बाद 1 साल का प्रोबेशन होता है, ये एक टेक्निकल वर्ड है, और उसके बाद आपको एम्प्लॉय को या तो परमानेंट कर देना है, और या तो उसको नौकरी से निकाल देना है। फर्दर आप उसको लिंगर ऑन करके नहीं रख सकते कि भाई अभी तुम टेम्परेरी ही चल रहे हो, ताकि आपको उसको सारे सैलरी के बेनिफिट्स ना देने पड़े। तो इफ यू कीप ऑन किकिंग योर एम्प्लॉइज एवरी नाउ एंड देन, will you be getting good talents for a long period of time in your organization? Absolutely not। लोग डर के काम करेंगे, पता नहीं हमारी छोटी सी गलती के लिए कब हमको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए। इनिशिएटिव, इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि भाई आपके स्कूल में कोई लेटेस्ट से क्लासरूम डेकोरेशन का प्रोजेक्ट आया, हर बच्चे से पूछा गया अपने अपने आइडियाज लेके आइए, कुछ गूगल किए, कुछ चैट जीपीटी किए, वगैरह वगैरह वगैरह, आइडिया लेके आ गए। अब क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं और सिर्फ 2 ने ही इनिशिएटिव लिया, तो टीचर क्या बाकी 8 आलसियों को ग्रुप लीडर बना देगी? ये कुछ करने लायक नहीं है, ग्रुप लीडर बना दो, नो। ग्रुप लीडर किसको बनाया जाएगा भाई? उन 2 को, हु टेक इनिशिएटिव। तो जब एनडीए का एग्जाम होता है, अगर आपको रजिस्टर करना है तो अब नहीं कर सकते क्योंकि 6 बजे तक आज टाइम था, 31 दिसंबर। तो वहां पे एक पर्टिकुलर बैच मान लीजिए 400 लोगों का है, जिनको लेफ्टिनेंट का पहला जॉब मिलता है। क्या सारे के सारे चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज बन जाते हैं? क्या सारे के सारे ब्रिगेडियर बन जाएंगे? इक्का दुक्का ही बन पाएंगे, बिकॉज ओनली दे टुक इनिशिएटिव। तो जो इनिशिएटिव लेगा, हम उसी को एक अलग
रिकग्निशन दे देंगे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? चलिए गुड। एस्पिरिट डी कॉप्स, सारे पुलिस वालों को स्पिरिट पिला दे, मत डालें, नॉट एट ऑल। तो भाई एस्पिरिट डी कॉप्स का क्या मतलब हुआ? थोड़ा थोड़ा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट से बनता है। मैं को किससे रिप्लेस करना है? हमसे। आई विल डू इट नहीं, वील सी टू इट दैट द वर्क गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम। ईयर्स अगो आई वेंट टू अ स्कूल, वहां पे किसी पर्टिकुलर पर्पज से गया था। अब ऐसा नहीं कि कोई सीक्रेट था, बम बम लगाना था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने वहां की प्रिंसिपल से बोला, ये जितने लोग आपके अंडर में काम करते हैं बड़े अच्छे टीचर्स हैं ये। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे अंडर में नहीं काम करते, मेरे साथ काम करते हैं। तो मतलब इट वॉज एस्पिरिट डी कॉप्स। तो आपको लीडर बनना है या आपको बॉस बनना है? तो आप अपनी चीजें दूसरों के ऊपर लादते रहते हैं। इट इज आई, यू आर अ बॉस नॉट अ लीडर। बट आप उनके साथ काम करते हैं, आपके पास कोई आइडिया है तो उनको दीजिए, वो और कुछ बेटर सजेस्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज वी। तो एस्पिरिट डी कॉप्स की कहानी सबको समझ में आ गई? किसमें? सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द एम्प्लॉइज। हर इंसान अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचेगा, ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के बारे में सोचेगा। ये जो एस्पिरिट डी कॉप्स है, ये बेसिकली हेड्स के ऊपर अप्लाई होता है कि किसी पर्टिकुलर जूनियर एम्प्लॉय ने अगर कोई अच्छा काम किया तो हम उसको आगे प्रमोट करेंगे, हमारा प्रमोशन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। हैव पीपल सीन दैट अक्षय कुमार मूवी कॉल्ड एज गब्बर? उसमें कांस्टेबल होता है जो पुलिस की जीप चलाता है और हमेशा उसको समोसा चटनी लाने को बोल दिया जाता है, बट उसके पास गब्बर को पकड़ने का प्लान होता है। इज दैट क्लियर? तो जो पुलिस वाले होते हैं वो सोचते हैं अगर इसने प्लान अपना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बता दिया तो हम लोग पीछे हो जाएंगे और ये आगे हो जाएगा। बट एसपी साहब के सामने जब वो प्लान रखता है तो दूसरे लोग उसको बोलते हैं, अगर आपने मूवी देखी हो तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, तुम चुप रहो हम बता रहे हैं ना। कहने नहीं, तुम ही बताओ आगे आके। तो दैट सीनियर पर्सन प्रमोटेड द जूनियर पर्सन। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? चलिए, तो टेलर के, सॉरी, फ्योल साहब के प्रिंसिपल को समझने में कोई समस्या किसी को? चलिए, तो आ जाते हैं टेलर बाबू के प्रिंसिपल्स को समझने में। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर प्रिंसिपल्स बनाए थे, वेरएज हेनरी फ्योल ने जनरल मैनेजमेंट के ऊपर बनाए थे। हेनरी फ्योल साहब के प्रिंसिपल ऑफिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में ज्यादा अप्लाई होंगे, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नेग्लिजिबल इनका सो कॉल्ड एप्लीकेशन है। बट टेलर साहब के जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर मोर एप्लीकेबल एट द फैक्ट्री लेवल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि टेलर साहब ने एज एन अप्रेंटिस फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने देखा कि भाई फैक्ट्री में क्या क्या समस्याएं आती हैं। जैसे आपकी मम्मी बहुत बार बोलती होंगी, अरे किचन में आके खाना ले लो, और किचन के बाद डाइनिंग टेबल है वहीं बैठ के खा लो। आप 4 कोस दूर बेडरूम में उनको कहते हैं खाना दे दो, एकदम राजा विराज की तरह खाएंगे वहां खाना बैठ के, इंद्र देवता की तरह। और वहीं पे खाना खाने के बाद ग्लास से पानी उसी प्लेट में धो लेंगे, चप्पल खाएंगे घर से। तो वाई मम्मी इज स्पेसिफाइंग कि भाई किचन के बाद डाइनिंग टेबल लगा है वहीं आके खाना खाओ, ताकि मम्मी को आपको रोटी दाल चावल सप्लाई करने में टाइम कम लगे, उनका एफर्ट थोड़ा सा कम हो जाए। तो इस समय मम्मी के अंदर किसकी आत्मा चली आई है? टेलर बाबू की आत्मा चली आई है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट पीपल टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। 2 शब्द आपको याद होंगे, इफेक्टिवली, समय पे काम खत्म हो जाए, एंड एफिशिएंटली, कॉस्ट कम से कम लगे। तो भैया यहां पे बात की जाती है ऑप्टिमम कॉस्ट की, और यहां पे बात की जाती है टाइमली काम कंप्लीट होने की। तो हमारे टेलर अंकल जो हैं वो मैनेजमेंट में एफिशिएंसी पे ज्यादा डिपेंडेंट है, इफेक्टिविटी आ जाएगी उनका, ये मानना था। आर पीपल गेटिंग दिस पॉइंट क्लियर? तो मम्मी कह रही है बढ़िया क्वालिटी का पेंट हो रूम में, चाहे एक रूम में 10 दिन लग जाए। पापा कह रहे हैं बहुत पैसा लगेगा, थोड़ा काम जल्दी करो। तो पापा इज एक्टिंग लाइक FW टेलर एंड मम्मी इज एक्टिंग लाइक हेनरी फ्योल। समझ में आ गया? सो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। पिछले 25 साल से एक पर्टिकुलर स्कूल में एक टीचर काम कर रहा है, और पिछले 20 साल से एक पर्टिकुलर टीचर स्कूल में काम कर रहा है। 20 साल वाले का नाम बी है और 25 साल वाले का नाम ए है। दोनों ने सेम एज पे 24 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन की थी। इसकी उम्र 49 हो गई, इसकी 44 है। अब भाई प्रमोट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सीनियर है उसको प्रमोट करें या जूनियर को प्रमोट करें? भाई किरण बेदी जी वाला हाल होगा, उनको प्रमोट नहीं किया गया, सरकार के अगेंस्ट हो गई। भाई सीनियर को प्रमोट करें, ये उखड़ गया, बिगड़ गया। अरे मेरा आउटपुट ज्यादा है, मेरे इनिशिएटिव ज्यादा है,
मैंने ऑफिस के लिए ज्यादा काम किया है, आई शुड बी गिवन ड्यू प्रमोशन। तो अंगूठा छाप नियम क्या बोलता है? मोर इन एज शुड गेट द प्रायोरिटी फॉर प्रमोशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है? बेस्ट टैलेंट शुड बी अप्रेस्ड। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? मान लीजिए स्कूल में दो बच्चे हैं, दोनों में से किसी एक को कॉलेज कैप्टन बना है, एक पढ़ाई लिखाई में एकदम टॉपर है, समझ में आ गया, बट उसके पड़ोस में बैठने वाला बच्चा उसकी बात नहीं मानता है। क्या उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा चलाने में बहुत तेज है, कह रहा है सारा काम कराओ, सबको एक बर्गर खिलाऊंगा। सबने काम कर दिया जूनियर से, कब खिलाओ बर्गर? अगले साल। खोपड़े में बात गई। तो इज इट नेसेसरी दैट अ पर्सन फ्रॉम आईआईटी विल बी अ गुड मैनेजर? एब्सोल्युटली नॉट। और ये भी जरूरी नहीं है पर्सन फ्रॉम आईआईटी विल बी हैविंग एक्सेलेंट इंजीनियरिंग स्किल्स, ये जरूरी नहीं है। तो वैसे यहां पे भी है, अंगूठा छाप नियम बोलता है सीनियर वुड बी प्रमोटेड फर्स्ट, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है अ पर्सन विद बेटर स्किल्स शुड बी प्रमोटेड फर्स्ट। तो हमारी हरकतें साइंटिफिक होनी चाहिए, अंगूठा छाप नियम नहीं होना चाहिए। मैं चाहूं तो क्लास में बैठा के आपका 3 घंटे का टेस्ट ले सकता हूं, बट उस केस में अगर आपकी कोई दूसरी क्लास कहीं पे छूट रही है, तो इज इट अ काइंड प्रैक्टिस फ्रॉम माय साइड? नो। तो व्हाट आई वुड से, साइंटिफिक मैनेजमेंट की अब बात हो रही है, पेपर ले जाओ, घर पे बैठ के कर लेना, और उसके बाद अपनी दूसरी क्लास भी अटेंड कर लेना। आपकी मम्मी कह रही सर ऐसे तो बच्चा नकल कर सकता है, तो भाई आपने नकलची बच्चा पैदा किया तो मेरी क्या जिम्मेदारी? भाई इस उम्र में तो इतनी अकल आ जानी चाहिए कि आपको नकल करनी है कि अकल लगानी है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एम्प्लॉय का आउटपुट कम हो गया, डंडा लेके जाए और खूब मार मारे उसको? नॉट एट ऑल। ट्रेनिंग दे ताकि उसका आउटपुट बढ़े। तो हमारा और एम्प्लॉय का रिश्ता, हमारा मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता डिस्कनेक्ट पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। किस पे बेस्ड होना चाहिए? कनेक्ट पे। वेयर सो एवर एम्प्लॉय गोज रॉन्ग, अगर वो नेग्लिजेंस अप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली उसको फुटबॉल समझिए, अपने आप को रोनाल्डो या मेसी समझ लीजिए, मतलब किक आउट कर लीजिए। बट अगर नेग्लिजेंस नहीं है तो इट शुड बी हार्मोनियस। सुनाई पड़ गई बात? आप व्हीकल लेके गए थे और बेच के चले आए, और जो पैसा मिला उससे पार्टी कर लिए। घर वालों का राइट है कि आपको 10 दिन के अंदर रूम में बंद कर दिया जाए, बट आप गाड़ी लेके गए थे, लॉक भी किया था, चोर आपसे तेज था, चुरा के चल दिया। क्या आपके पापा मम्मी को आपको चोर समझ लेना चाहिए? नो। हार्मोनी। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब समझ में आ गया? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब समझ में आ गया भाई? तो हमारा आपका जो रिश्ता हो वो ऐसा हो जहां पे दुश्मनी ना हो, कोऑर्डिनेशन, सोशल रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा हो। एक बच्चे को टॉपिक पढ़ाया था ड्यूरिंग द ईयर, चला गया मौसी की शादी में, 15 दिन वहीं था। मैंने पूछा शादी है कि स्वयंवर? अरे सर बहुत ढेर सारे फंक्शन थे, हमारे घर वाले भी हमको ले गए, उनको विश्वास नहीं था हम घर में रहेंगे कुछ चोरी वोरी ना कर लें, तो हमको लेके चले गए। समझ में आ गया? वंश जैन जी गुड मॉर्निंग। अब वंश जी बात कर रहे थे क्लास में, तो डिस्कॉर्ड क्या होता? गेट आउट फ्रॉम द क्लास। बट भाई कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा होगा ना, कि भाई सर को एक गिफ्ट दिया जाएगा, मर्सिडीज बेंज नई अभी लॉन्च होने वाली है, तो भाई समझा के शांत कर सकते हैं, इट इज हार्मोनी। तो बच्चा मौसी की शादी में चला गया, वापस आ गया टॉपिक पे, और उसका टॉपिक छूट गया। अब एज अ टीचर मेरी क्या ड्यूटी है? मैं तो मतलब नहीं, जाओ तुम पढ़ लो जो तुमको समझना है। इट इज व्हाट? डिस्कॉर्ड। व्हाट शुड आई से? नोट्स कंप्लीट कर लेना, सवाल लगा लेना, जहां फंसोगे बता देना, विल टेक अप अ बैकअप लेक्चर। ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, एक पुरानी कहावत है ना। खोपड़े में बात गई। तो बच्चे आते थे सर ये टॉपिक छूटा है, हाँ तो ठीक है नोट्स कंप्लीट करके ले आओ। 90% का तो नोट्स ही नहीं कंप्लीट हो पाता। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो हार्मोनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? चलिए, तो बाकी तो ये टाइम पास लिखा हुआ, आप इसकी रीडिंग कर लेंगे। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ अ कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स, एंड वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस द चेंज फॉर द गुड ऑफ अ कंपनी। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में सोचेगा तो एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर के बारे में सोचेगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, याद करिए हेनरी फेल साहब को। सबॉर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट था, या सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट था? सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल, मतलब अपना फायदा त्याग के पूरी संस्था का फायदा देखिए। डिट्टो वही पॉइंट है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो अगर दो कोलीग्स आपस में फैक्ट्री में ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट है, एक कम एफिशिएंट है,
क्लास में दो बच्चे, एक तेज है पढ़ने में, एक थोड़ा सा कम तेज है, कमजोर नहीं है, कम तेज है, तो तेज बच्चे को क्या पूरी क्लास से घृणा करनी चाहिए? यू पीपल आर लो कैरेक्टर, लो ग्रेडेड पीपल, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। अब वो 5-6 नॉट लेवल वाले मिल गए ना स्कूल के बाहर, वो बैंड बजाएंगे, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? तो उस तेज बच्चे को बाकी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, या सिर्फ अपने में ही रहना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। तो इट इज कॉल्ड एज कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। समझ में आ गया? आपके स्कूल में मान लीजिए एक इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर है या इंग्लिश के टीचर है, कॉपी चेक कर रहे हैं, बर्डन ज्यादा है, तो दूसरा टीचर क्या कर सकता है? भाई तुम बस चेक कर दो, आई विल डू द टोटलिंग, साइन बड़ा ऑटोग्राफ मिलने वाला है। समझ में आ गया? आई डू द टोटलिंग। तो दूसरा टीचर क्या कर रहा है? कोऑपरेशन। तो उस टीचर का थैंक यू है, थैंक यू नहीं, चलो चाय पिलाओ चल के कैफे कॉफी डे में। तो अगेन यहां पे क्या आ गया? इंडिविजुअलिज्म आ गया। समझ में आ गई बात? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें ब्लड ग्रुप बताऊंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हु सेड दीज वर्ड्स? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी। तो वो भी क्या मांग रहे थे? लोगों का कोऑपरेशन। समझ में आ गया? चलिए भाई, सो सर प्रिंसिपल ये इज एन तो एक्सटेंशन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट हो गया। हाँ तो कहते रहो सेम है, मैंने तो स्टार्टिंग में बोला उज्जवल जी, गुड मॉर्निंग। मैंने तो स्टार्टिंग में बोल दिया भाई, फेओल चाचू का जो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल था, यहां पे एग्जैक्टली वो क्या है? कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। आपके घर में आपके बड़े भाई बहन होंगे, या मान लीजिए आपके पापा मम्मी, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है स्कूल में, बर्डन ज्यादा है, तो आप पापा से कहेंगे कवर चढ़ा दीजिए, मम्मी से कहेंगे हमारी राइटिंग तो एकदम जानवरों वाली है, आप लिख दीजिए क्योंकि आपको मेहंदी लगाने का अच्छा स्टाइल है, तो मम्मी हेडिंग वगैरह लिख देंगी। तो व्हाट योर पेरेंट्स आर डूइंग? योर पेरेंट्स आर कोऑपरेटिंग। फिर उसके बाद घर वाले चाहेंगे कि मेहमान आए, तो पापा मम्मी हमेशा दूल्हे दुल्हन की तरह सच के बैठे रहे, आप पूरा काम करें स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स तक सर्व करने का। तो अगेन इट इज कोऑपरेशन। वो कहावत है ना, ताली दोनों हाथ से नहीं एक से बच सकती है, देखिए, बट इनडायरेक्टली दूसरा हाथ काम आ ही रहा है। चलिए भाई, सो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। मेनी अ टाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि कोई भी नई मशीन वगैरह आती है तो फैक्ट्री में वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो नई मशीन से बेटर आउटपुट सीख पाए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, क्या आपके एम्प्लॉइज का आउटपुट बढ़ेगा? 20 साल पहले एम्प्लॉय को नौकरी दी थी, जमाना आ गया एआई का, जमाना आ गया तो कॉल्ड कोडिंग वगैरह का। शुड वी किक आउट आर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज एंड डू मेक द न्यू लड़कास ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन? नो, इन्हीं पर्सन को क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? समझ में आ गया? तो मान लीजिए कि भाई आपके पापा, आपके छोटे चाचा और उनसे भी एक छोटे चाचा, 3 घर में संतानें थी। जब आपके पापा मम्मी की शादी हो गई तो मम्मी क्या थी? ब्लैकबेरी, बड़ी बहू। सारी जिम्मेदारी दादी माँ की थी। दादी माँ दिन भर साइड में चाबी लटका के पूरे घर की घूमती रहती थी। इज दैट क्लियर? अब सेकंड नंबर वाले चाचू की शादी हो गई, तो दादी माँ ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मम्मी को दे दी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और खुद चाह चली गई हरिद्वार, ऋषिकेश, रजनीकांत से मिलने। और जो चाची जी हैं वो घर की छोटी बहू हैं, वो बाकी एग्जीक्यूटिव फंक्शन देख रही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम पहले दादी के पास था और एग्जीक्यूशन का मम्मी के पास। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम मम्मी के पास आ गया और एग्जीक्यूशन का चाची 420, वो तो मूवी थी, चाची जी के पास आ गया। तो अब दादी माँ ने ट्रेनिंग दी आपकी मम्मी को, आपकी मम्मी को ट्रेनिंग अब किसको देनी है? चाची जी को। तमीज से बोलिए थोड़ा। ओके, तो वेन सो एवर अ न्यू एम्प्लॉय इज देयर, उसका इंडक्शन प्रोग्राम होता है। हम उसकी कैपेबिलिटीज को टाइम टू टाइम एनहांस करने के लिए नेसेसरी क्या कराएंगे? ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे। तो ये 4 प्रिंसिपल समझ में आ गए। तो वहां 14 थे, यहाँ 4 थे। कौन कौन से यहाँ नहीं थे आपको समझ में आ रहा है? ऑर्डर नहीं है, एस्पिरिट डी कॉप थोड़ा सा इससे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल से मिलता जुलता है। नहीं नहीं नहीं, वो इसी को उन्होंने आगे फर्दर तोड़ ताड़ दिए होंगे। दैट इज टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को। तो परेशान ना होइए, इन 4 के अलावा कोई प्रिंसिपल बना ही नहीं है टेलर साहब का, तो कहां से आ गया भाई? हाँ वो तो हो गया पहला वाला। दूसरा, हाँ ठीक है। हाँ, तो सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी हो गया, जो मैंने अभी बताया वंशी आपको। हाँ, तो मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड इसी का पॉइंट हो गया है। स्टैंडर्डाइजेशन भी इसी का आउटपुट हो गया है। तो उन्होंने इसी पॉइंट को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है। क्या? हाँ, तो मेंटल रेवोल्यूशन अभी आगे आएगा, परेशान मत होइए, वो जब टेक्निक ऑफ स्टडी हम पढ़ेंगे ना, ये उसमें चला आएगा। हाँ भाई, तो ये बातें सबको समझ में आ गई?
अब यहां पे इतनी छोटी बातें क्यों की गई मैंने पहले ही आपको बताया। इनके प्रिंसिपल्स फैक्ट्री सिस्टम में ज्यादा काम करते हैं, जो ऑफिस सिस्टम से बहुत ही छोटा है, माइक्रो लेवल का है। तो फैक्ट्री इज जनरली हैविंग अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वेयर एज ऑफिस में हैव मल्टीपल ब्रांचेस एज वेल। तो आपसे वाइवा में सब क्वेश्चनिंग कभी कभी शायद हुई होगी। सो अल्टीमेटली कैसे हम इस बात को निभाएंगे, तो हमारे टेलर चाचू ने दो कैटेगरीज बना दी, एक ससुराल वाले एक मायके वाले। हाँ जी बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं भाई, जहां जिसका मन है जा सकते हैं, भारत के आजाद देश के नागरिक हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इन्होंने दो प्रजातियां बनाई, पहली प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है टू प्लान आउट क्या बनना है, और एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा पढ़ा हो तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पढ़ा होगा। तो जुडिशरी तो यहीं पे ही है, इज दैट क्लियर। इनका काम है कानून बनाने का, लेजिस्लेशन, और इसका काम है, इनका काम है कानून को एग्जीक्यूट करना, लागू करवाना। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, चार। ये लोग नहीं होते हैं, डिपार्टमेंट होता है। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में भी कितने हैं, चार। तो लेट अस अंडरस्टैंड इन अष्ट धातु से बनी हुई चीजों का काम क्या है। तो प्लानिंग में सबसे पहले आपको नजर कौन आ रहा है भाई, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। व्हाट, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप एग्जाम देने बैठे, टीचर पहले आपको इंस्ट्रक्शन देता है, भाई कॉपी सब लोग ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, ध्यान से कॉपी में डिटेल्स को फिल करिए। फर्स्ट 15 मिनट्स आर फॉर रीडिंग, यू कैन रीड फॉर कंप्लीट 3 आवर्स एज वेल, अगर आप नहीं पढ़ के गए। बट 15 मिनट पहले आपको रीडिंग ही करनी है, राइटिंग नहीं करनी। तो ये जो टीचर पटर 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 कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम कर रहा है। मम्मी भी आपको दिन भर में 10 बार इंस्ट्रक्शन देती है, ये करो, ये ना करो, ऐसे काम करो, ऐसे पढ़ो एंड ऑल दैट। मम्मी इज ऑल्सो डूइंग द वर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। आफ्टर द टॉपिक गेट्स फिनिश्ड आई यूज्ड टू गिव होमवर्क टू पीपल। कुछ करते थे और कुछ नहीं करते थे, और कुछ करना चाहते नहीं थे। तो मेरा भी काम क्या था उस समय, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। रेस्टोरेंट गए, आपने वेटर को ऑर्डर दे दिया, आप भी क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम कर रहे हैं। फिर वेटर वो ऑर्डर किचन में लेके जाता है, ही इज अगेन डूइंग द वर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। हर सिनेरियो में समझ में आ गया। रूट क्लर्क, स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब रॉ मटेरियल कहां से आएगा, उसका स्टोरेज कहां पे होगा, उसके यूसेज के लिए कहां पे उसको डिस्पैच करना है, कितना रॉ मटेरियल किस टाइम पे यूज होगा। दैट इज द इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन बाय हुम, रूट क्लर्क। विच इज गिवन बाय हुम, रूट क्लर्क। कभी आपने स्केचिंग क्लास अगर ज्वाइन की हो तो टीचर्स बोलते हैं ना भाई, लंबी लंबी ऐसे लाइंस खींच लीजिए और उसके अंदर बनाना स्टार्ट करिए एंड ऑल दैट, तो बढ़िया चीज बन जाएगी। सो द स्टेप टू डू एनीथिंग इज द वर्क ऑफ रूट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, आपने एक घड़ी ले ली और टारगेट बनाया कि मेरे को 2 घंटे 20 मिनट के अंदर क्लास 12th का पूरा पेपर कंप्लीट करना है। हेयर यू आर एक्टिंग फॉर योर सेल्फ एज अ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। टाटा मोटर्स में अगर गाड़ियां बन रही हैं, दिन भर में 100 गाड़ी अगर बनी, तो देखा जाएगा कितना टाइम लगा 100 गाड़ी बनने में, 6 आवर्स। एक आवर में 60 मिनट, तो 6 घंटे में कितने हो गए भाई, 360 मिनट में 100 गाड़ियां बनी है। तो एक गाड़ी कितने मिनट में बन रही है, 36 मिनट में। वेर एज हमारा जो बजट था उसमें टाइम वॉज ओनली 30 मिनट्स, तो कितने मिनट्स का वेस्टेज है, 6 मिनट्स का। तो वील सी टू इट ये 6 मिनट का वेस्ट कहां पे हो रहा है। कभी अगर आपने वंदे भारत से ट्रैवल किया हो तो कहानियां सुनी होंगी, लोग अंदर चले जाते हैं और तब तक दरवाजा बंद हो जाता है। डू दे स्टॉप द ट्रेन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, नॉट एट ऑल। ट्रेन की स्पीड स्लो होगी तो जिन लोगों से ढेर सारे पैसे लूटे हैं सरकार ने, कैसे उनको टाइम पे पहुंचा पाएंगे। तो उस ट्रेन को रुकना अलाउड ही नहीं है अनटिल अनलेस कोई बहुत मेजर मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो ये चीज नोट की जाती है, और अगर ट्रेन को अननेसेसरी ड्राइवर ने रोका तो फिर उसकी क्लास लग जाएगी। सो द पर्सन हु इज कीपिंग अ रिकॉर्ड कि भाई ट्रेन कितने टाइम पे स्टेशन से निकली, कहां पहुंची, इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। कभी आपने इंग्लिश डिबेट में पार्टिसिपेट किया हो तो एक टाइम कीपर बैठता है जज के साथ, तो उसका काम भी क्या होता है भाई, टाइम। वहां पे कोई कॉस्ट नहीं होता क्योंकि फ्री में पार्टिसिपेट करते हैं। डिसिप्लिनियन, अब देखिए ध्यान से, ऑर्डर की बात की थी हमने हेनरी फ्योल साहब के प्रिंसिपल्स में, यहां पे वो प्रिंसिपल के अंडर में नहीं आया, बट प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में आ गया। चीजें वही हैं बट अलग अलग जगह पे लिख दी गई। खोपड़े में बात गई। तो ऑफिस में सुपरवाइजर का काम है कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, सही समय पे सही काम कंप्लीट हो जाए जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है।
देन वी हैव द रिमेनिंग 4 पीपल, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस का काम क्या है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम है ये देखना कि कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये प्लानिंग करेगा। हुआ कि नहीं हुआ विल बी सीन बाय स्पीड बॉस। तो हु विल प्लान हाउ मच टाइम एंड मनी विल बी स्पेंट ऑन द एक्टिविटी? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एक्चुअली में कितना हुआ, इट इज द वर्क ऑफ द स्पीड बॉस। गैंग बॉस, मशीन्स और टूल्स वर्कर्स के आने के पहले रेडी हो जाएं। तो आप स्कूल में जब एग्जाम देने जाते हैं, क्या पूछा था और एग्जाम देने आए हो? अच्छा दोगे एग्जाम, रुक जाओ पेपर छपा के ला रहे हैं। अच्छा पूरा लिख लोगे कि 20 क्वेश्चन लिखोगे? सर हम तो 12 ही लिख पाएंगे। ठीक है फिर आधा ही छपाते हैं तुम्हारे लिए। क्या ऐसा पागलपंती होती है? नो। तो यहां पे पहले से सारी व्यवस्था रेडी करनी है। तो टीचर जो ये काम कर रहा है व्यवस्था रेडी करने का, ही और शी इज अ गैंग बॉस। बारात आने से पहले खाने पीने का सामान सब एक जगह लग जाए। दूल्हे के परिवार को लूटने के लिए लाल रंग का रिबन बांध दो कि भाई काटोगे 1100 दोगे। भी एक जगह शादी में गए थे तो जा रहे थे, कह नहीं अभी नहीं एंटर कर सकते। मैंने क्यों, ओटीपी है क्या फोन पे एंटर करने के लिए? कह रहे नहीं अभी बारात की एंट्री होगा, बारात की एंट्री होगी। मैं तो वैसे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड हूँ, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा बेंड हुआ और अंदर चला गया, बढ़िया स्टार्टर वगैरह मिल गया खाने को। तो वो जो लोग गेट पे खड़े होके इस तरह से लोगों को रोक रहे थे, व्यवस्था भी की थी उन्होंने, देवर गैंग बॉस, मतलब लड़की के पिता। समझ में आ गया? चलिए, रिपेयर बॉस, अगर मशीन गड़बड़ हो जाए तो उसके रिपेयर का भी इंतजाम होना चाहिए। कौन देखेगा ये चीज भाई? ये रिपेयर बॉस देखेगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो वंश जी ध्यान देंगे आप यहां पे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब यह है, अगर आपका प्रोसेस ऐसा है काम करने का जो काफी टेक्निकलिटी चाहता है और आपके पास उतने टेक्निकल वर्कर्स नहीं है, विल द आउटपुट प्रोड्यूस बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी? नॉट एट ऑल। एकदम बर्बाद और चौपट आउटपुट होगा। तो सर क्या किया जाए? आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर उनकी स्किल को बढ़ा सकते हैं। टीचर्स ने जब स्कूल में नौकरी ज्वाइन की, चौक और डस्टर ही उनको पता था। बाद में स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, निकाल दे उन सारे टीचर्स को? नो। हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड बन गया और स्टैंडर्ड तरीका है टीचर को उसी से पढ़ाना है। तो जिन टीचर्स को नहीं आता पढ़ाना उस टेक्निकल डिवाइस पे, क्या करेंगे? उन टीचर्स को निकाल देंगे। वी विल गिव ट्रेनिंग टू देम। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? चलिए नेक्स्ट वी हैव, कहां गया भाई? हाँ, सिंप्लीफिकेशन। काम ऐसा हो कि वेस्टेज शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। कभी आप डोमिनोज या पिज्जा हट में गए हो तो उनके पास ऑटोमेटेड अवन्स होते हैं। वो अवन उस स्पीड पे टेस्ट होता है कि वो पिज्जा उतनी देर में हो जाएगा। लोकल छाप में क्या होता है, कभी ज्यादा क्रंची मिलेगा कभी कम क्रंची। तो इट इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। आई रिपीट, इट इज नॉट स्टैंडर्डाइज। तो मशीनें ऐसी बनाइए कि वर्कर अगर थोड़ा सा मैनेज नहीं भी कर पा रहा उसको, तब भी वो उसके हिसाब से चल जाए। फॉर एग्जाम्पल गूगल, नाम तो सुना ही होगा। अगर आपको कोई आर्टिकल सर्च करना है तो पहले गूगल में क्या है भाई, सर्वर है, डेटाबेस है, वो आर्टिकल ढूंढ के देता था, अपना उसमें से डेटा निकाल लो। बट गूगल को उन लोगों को पैसा देना पड़ता था। अब गूगल ने अकल लगाई, हमारे पास डेटा तो है। सबसे पहले हम, अगर कोई गूगल पे कुछ सर्च करता है तो वो आर्टिकल नहीं देंगे, उस आर्टिकल की जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो एक्सट्रैक्ट करके हम आपको दे देंगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आपने गूगल से पूछा व्हाट इज मेंट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब अगर गूगल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट आई और आपने खोली, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा अपडेटेड है, ये जिम्मेदारी किसकी है? गूगल की। तो गूगल कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भैया आप अपडेट कर लो, जो लोग आपकी इंफॉर्मेशन मांगेंगे हम उसको बेचेंगे, हम आपको पैसा दे देंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारे पास तो लोग ही नहीं है। गूगल कहता है अच्छा हम अपडेट कर देते हैं, आप हमको पैसा मत दो, हम लोगों से पैसा ले लेंगे। वो जो आप इंटरनेट रिचार्ज कराते हो ना, उसमें से पैसा जाता है। ये बात समझ में आ गई? कहीं ना कहीं गूगल को रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। बट गूगल ने कहा बना लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जेमिनी। और अब जेमिनी क्या करेगा, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके गूगल अपने नाम पे बेचेगा। तो डेटा किसी और का है बट गूगल उसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है। तो अगर पिछले 1-2 साल में आपने सर्च किया हो गूगल पे, तो सबसे पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन आ जाती है और ऊपर वो प्लस का साइन आ जाता है। तो ये गूगल उस डॉक्यूमेंट से डेटा निकालता है और आपको प्रेजेंट करता है, ताकि सीधे वो वेबसाइट आपको ना देनी पड़े और हमारे रॉयल्टी के चार्जेस बच जाएं। तो व्हाट दे आर डूइंग, सिंप्लीफिकेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? सो मोबाइल फोन से जब आप कोई वीडियो शूट करते हो और आपका हाथ शेक कर रहा है, तो वीडियो भी ऑब्वियसली बात है शेक करेगा।
बट एप्पल चाहता है कि हम थोड़े अलग हो, तो उन्होंने आईफोन 14 ऑनवर्ड्स एक सिनेमैटिक चिप लगा दी है कि अगर हाथ थोड़ा शेक भी कर रहा है तो वो प्रोग्राम, वो हार्डवेयर उसको स्टेबलाइज कर देगा, और इसी का वो आपसे पैसा ले रहे हैं। तो आप कितने भी सो कॉल्ड मिर्गी के दौरे पे हो, बट आईफोन से वीडियो बनाएंगे तो सही बनेगा, इसी बात को आपसे पैसा ले रहे हैं। सुनाई पड़ गई इतनी बात भाई? अगली स्टडी कौन सी है हमारी? मेथड स्टडी। मल्टीपल वेज आर देयर टू स्टिच अ शर्ट। मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी हो सकता है। तो जब आपकी फैक्ट्री का आउटपुट कम था, आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। आउटपुट बढ़ गया, यू स्टार्टेड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव। एक जमाना था जब हम स्टूडेंट थे, प्रोजेक्ट बनाना होता था, ढेर सारी बुक्स लाइब्रेरी से लिया करते थे, जेरोक्स कराया करते थे, फोटो है तो उसी से फोटोकॉपी करा के चिपका दी और टेक्स्ट खुद लिखते थे। आजकल ये सारा काम कौन कर देता है? एआई। बस एक इंस्ट्रक्शन टनाटन दे दीजिए, आपका काम अपने आप हो जाएगा। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी? सर्च गूगल और टू एक्सेस बुक्स? सर्च गूगल, बट अगर आपका प्रॉम्प्ट गड़बड़ होगा तो आप पूछेंगे कुछ और आएगा कुछ और। समझ में आ गया? एक बार मैंने 11th क्लास का टेस्ट लिया और मैंने पूछा क्वेश्चन नंबर 1, वाई जीएसटी इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। बच्चों ने गूगल किया होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में 8 लाइन लिख दी। मैंने भी उसको क्रॉस किया और फोटो खींच के बच्चे को भेज दी। बच्चे कह रहे हैं व्हाट इज दिस? मैंने कहा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हाट यू रोट इन द कॉपी। वहां से रिप्लाई आया, सॉरी सर। और भैया तीसरे चौथे पांचवें पेज में जाके सर्च कर लो क्या है, चाहे टीचर पकड़ भी ना पाए, पहले ही आउटपुट को छाप दिए पूरा का पूरा। अंडरस्टैंडिंग? तो आपको सही प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। मेथड ऑफ स्टडी समझ में आ गया? मेथड ऑफ स्टडी समझ में आ गया? अगर आपकी क्लाइंटेल पढ़ी लिखी है, फीडबैक के लिए फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, फीडबैक के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अगर आपकी जनता, आपके कस्टमर पढ़े लिखे नहीं है, तो आप पर्सनल इंटरव्यू से उनका फीडबैक ले सकते हैं। तो किसी भी काम को करने के जब मल्टीपल तरीके होते हैं, तो यू विल बी टेकिंग दैट जिससे सेटिस्फैक्शन आपका और आपके कस्टमर का ज्यादा से ज्यादा हो। पिज्जा हट गए होंगे कभी आप? वहां पे गेट के बगल में घंटी बजानी होती है जाते समय। क्यों घंटी बजानी होती है? हमने आपको लूट लिया है, इसलिए आवाज आपके कानों में हमेशा रहनी चाहिए। तो वो एक तरह की पागलपंती और कुछ खास है नहीं। तो मेथड स्टडी का मतलब समझ गए? मेथड स्टडी का मतलब समझ गए? तो आपने मम्मी को कहा दाल और चावल खाने हैं। अब मम्मी पहले दाल बनाए फिर चावल बनाए, दोनों को परोसे, फिर आप प्लेट में उसको मिक्स करें। तो मम्मी ने एक ही साथ कुकर में दाल भी डाल दिया रखी और चावल भी डाल दिए और खिचड़ी बना दी। तो कौन सी टेक्निक बेटर थी? कुकिंग सेपरेटली, सर्विंग सेपरेटली एंड ईटिंग कंपाउंडली, और कुकिंग इन अ कंपाउंड फॉर्म? सिंपल एज दैट। सो मान लीजिए फॉर डिजाइनिंग अ कार द असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड एंटेल डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्लेसेस फॉर मैन, मशीन, रॉ मटेरियल, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। तो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जितनी लग्जरी कार्स होती हैं, ये इंडिया में एज सीबीयू किसी जमाने में आया करती थी। सीबीयू का मतलब कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। डिमांड बहुत कम थी यहाँ पे, साल भर की 50-100 गाड़ी बिक रही है, बट आज साल भर की हजारों गाड़ियां बिकती हैं। तो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट पे टैक्स ज्यादा है, तो हम रॉ मटेरियल खरीद के यहाँ पे खुद से असेंबल कर लेते हैं। तो व्हेन द डिमांड इज लेस वील इंपोर्ट अ कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। डिमांड ज्यादा हो गई तो हम रॉ मटेरियल खरीद लेंगे। समझे इस बात को? समझ गए इस बात को? साउथ इंडियन फूड में एक इडली जैसी चीज आती है, खाई है आपने? सूजी से भी बन जाती है इडली, और वो दाल भिगोते हैं एंड ऑल दैट, उससे ही बन जाती है। आसान क्या है? सूजीज बनाना। समझ में आ गया? तो जब घर में ढेर सारे मेहमान आएंगे, मम्मी कहेंगे इनको सूजी वाली खिला दो, कौन इनको अकल है इडली खाने की महंगी वाली? इज दैट क्लियर? बट खुद जब पौष्टिक आहार खाना है तो वो जो ओरिजिनल दाल वाली होती है वो खाई जाएगी। मोशन स्टडी। ठंडी लग जाए तो मोशन हो जाता है, वो वाली स्टडी नहीं है ये। ना आपको कोटा में जाके मोशन स्टडी सेंटर में स्टडी करनी है। मोशन का मतलब कितने अननेसेसरी मूवमेंट्स। मान लीजिए कि मेरे जैसे टीचर को, आप जैसे स्टूडेंट को 3 क्लासेस लेनी है, तो क्या मैं हर क्लास के बीच में आधे आधे घंटे गैप कर दूं, आप वापस घर जाइए फिर क्लास में आइए? नो, इट शुड बी हेल्ड कंटिन्यूअसली। आई रिपीट, इट शुड बी हेल्ड कंटिन्यूअसली। तो अननेसेसरी कितने मूवमेंट्स करने हैं ये मोशन स्टडी से पता लग जाता है, और इन मूवमेंट्स को अवॉइड करना है। आई रिपीट, इन मूवमेंट्स को अवॉइड करना है। जो रेस्टोरेंट बड़े लैविश बहुत बड़े होते हैं, रेट वेट ठीक ठाक होता है, वो खाना खाने के बाद एक गर्म पानी वाली कटोरी ले आते हैं। कुछ बेवकूफ उसमें नींबू निचोड़ कर नमक और काली मिर्च डाल के पी जाते हैं, डाइजेशन हो जाएगा। एक्चुअली इट इज मेंट फॉर व्हाट? हैंड वॉश करने के लिए। समझ में आ गया? अब जो रेस्टोरेंट छोटा है, बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो वॉश बेसिन लगवा देता है और बोलता है जाते जाते वहीं हाथ धुल लेना।
ना हो तो पेंडमेंट में पोस्ट लो। इज दैट अंडरस्टूड? तो हम अपने वेटर को अननेसेसरी का मोशन नहीं करवाएंगे, घुमैया टलैया नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा वर्कर्स है ही नहीं। आप भी जब पढ़ने बैठते हैं अपनी स्टडी टेबल पे तो नींद भी ज्यादा आती होगी, खाने में भूख भी बहुत ज्यादा लगती होगी, ऐसे दिन भर आवारा दल इधर तरह घूमेंगे, ना खाने का सुध है ना कुछ। तो आप सब अगल बगल लेके बैठते हैं, 10-15 पैकेट चिप्स के ले लिए, 5-10 पैकेट वो रख लिया, क्या कहते हैं, अरे वो जो मीठा पानी होता है जिसको जूस बोलते हैं हम लोग। मम्मी भी जब किचन में काम करती हैं तो कुकिंग का सामान अगल बगल ही रहता है या दूर दूर जगह रहता है? अगल बगल ही रहता है, ताकि उनको अननेसेसरी मूवमेंट्स ना करने पड़े। रेफ्रिजरेटर इन द होम इज जनरली नियर टू द किचन एरिया और फार फ्रॉम द किचन एरिया टू रिड्यूस अननेसेसरी मोशंस। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? चलिए, यहां पे जनरली टेलर बाबू बोलते हैं कि भाई स्टॉप वॉच वगैरह यूज कर लो, जिससे पता लग जाए कि किस काम में कितना समय ज्यादा से ज्यादा लग रहा है। तो जो टूल्स कभी कभी फैक्ट्री में यूज होते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह रहेंगे, और जो मोस्ट यूज करने वाले टूल्स हैं उसके लिए हर मैकेनिक को एक टूल बॉक्स दे दिया जाएगा। लाइक आपके घर में एक इलेक्ट्रीशियन आया तो वो टेस्टर और स्क्रू ड्राइवर अपने साथ लेकर सीढ़ी पे चलता है, ताकि बार बार उसको नीचे से ऊपर ना जाना पड़े। ओके, दैट इज ऑल्सो मोशन स्टडी चिल्ड्रन। टाइम स्टडी, अगेन यहां पे जो आपने टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और जो स्पीड बॉस पढ़ा था उन्हीं के लिए टाइम स्टडी की जाती है। इट इज अ टेक्निक विच डिटरमिन्स कि हमारे वर्कर के पास जो भी स्किल है उस स्किल के कंपैरिजन में हम जो काम उससे करा रहे हैं उसमें टाइम कितना लग रहा है। अगर हमें लग रहा है ही इज टेकिंग मोर टाइम देन रिक्वायर्ड, निकालेंगे ही नौकरी से। हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि उसके टाइम की खपत कम हो जाए। अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू से टू माय वाइफ कि भैया आज एस्प्रेसो कॉफी बना दो, इट यूज्ड टू टेक हर एटलीस्ट 45 मिनट्स। अब आप समझ सकते हैं इतनी औकात तो है नहीं किसी हस्बैंड की दूसरे दिन मांग लेगा। बट उसके बाद मेरी वाइफ ने ट्रिक सीख ली। क्या ट्रिक सीख ली? नहीं, एमजी हेक्टर गाड़ी नहीं खरीदी, मिक्सर ग्राइंडर यूज किया, डुर्र डुर्र डुर्र, और 30 सेकेंड्स के अंदर बैटर तैयार हो गया और कॉफी तैयार हो गई। हर हफ्ते कॉफी, क्या हर दिन कॉफी मिल रही है हम। तो कौन सी स्टडी की हमने भाई? टाइम स्टडी। 45 मिनट में डाइवोर्स की संभावनाएं हैं, 30 मिनट में अगर कॉफी बन जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो ब्लिंकिट वालों ने आलसी हिंदुस्तानियों के ऊपर रिसर्च कर ली। अगर समय लगेगा तो ये तुमको ऑर्डर नहीं करेंगे, ये मुन्ना प्रोविजन स्टोर से सामान खरीद लाएंगे अपना जाके, टहलकदमी भी हो जाएगी कम से कम। बट छोटी फैमिलीज हो गई। पहले घर में 10-15 लोग ज्वाइंट या जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, 2-4 खलियरों का काम ही था राशन पानी लाने का। इज दैट क्लियर? नाउ फैमिलीज आर स्मॉल, MBBS, मियाँ बीबी बच्चे सहित। इज दैट क्लियर? तो भाई अब घर में बच्चा चला गया दिन भर कोचिंग स्कूल, मम्मी किट्टी पार्टी, पापा बिजी, और सासू माँ तो अब जा ही नहीं पाएंगे, पता लगा कहीं कमर वमर अटक गई रास्ते में, अब चलो उनको अस्पताल जमा कराओ। तो भाई फैमिलीज छोटी होने की वजह से काम करने वाले लोग कम हो गए। तो यहां पे दुकानदारी किसकी चमक गई? ब्लिंकिट की। हम 10 मिनट में सामान ले आएंगे, बासी लाए कैसा लो, बट 10 मिनट में ले जरूर आएंगे। तो ब्लिंकिट का पूरा धंधा किस पे चलता है? टाइम स्टडी के ऊपर चलता है। समझ में आ गया भाई? पक्का? फटीक स्टडी, काम करते करते सर पिछले 4 घंटे से पढ़े, दिमाग फट गया सर, खोपड़ी खराब हो गई हमारी। अरे ना भैया, दिमाग नहीं फट रहा है, आप ऊब जाते हैं किसी काम को करते करते। 15 दिन आपने देखा कि एक अंकल कैश काउंटर में बैठे हैं, फिर वो मैनेजर वाला काम कर रहे हैं, मैनेजर वाले कैश काउंटर में चले आए। काम करने का तरीका जब डिफरेंट हो जाएगा तो हमें कभी भी मोनोटोनस नहीं लगेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? क्यों स्कूल में 4 पीरियड के बाद एक ब्रेक होता है? सर नहीं होता सर। हम तो सर पहला पीरियड खत्म हुआ, एक लड़के को बाहर खड़ा करते हैं, देखो टीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा, दूसरा अंदर सिग्नल पास करता है, तब तक मैं टिफिन में, हमको कौन 56 बुक लेके जाना है, 1-2 रोटी और थोड़ी सी आलू की सब्जी डकार गए तुरंत। समझ में आ गया? तो फटीक स्टडी का मतलब कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे रेस्ट नहीं दिया जाएगा तो आपका दिमाग फट जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? मेरे ऊपर ये लागू नहीं होता है। सुनाई पड़ गई बात? पार्टी करते समय कोई फटीक स्टडी नहीं है, 5 घंटा नटवा लो, 6 घंटा नचवा लो। समझ में आ गया? पढ़ाई के लिए आधा घंटा बोल दो, मौत आ जाती है लोगों को। और छोटे वाले 2 बार टॉयलेट जाएंगे, 3 बार खाना खाने जाएंगे, और ये इंतजार करते हैं शाम का 7:30 बजे और इनकी मम्मी किचन में जाए। समझ में आ गया? ताकि इनको पढ़ाई लिखाई से छुटकारा मिल जाए। तो ये सारी स्टडीज समझ गए भाई? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज होंगे उनको ज्यादा पैसे देंगे और जो इनएफिशिएंट होंगे उनको कम देंगे। एक पर्टिकुलर लेवल तक आउटपुट मेंटेन करेंगे तो सबकी सैलरी सेम है, उसके ऊपर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पर यूनिट इंसेंटिव भी बढ़ जाएगा। जैसे
आउटपुट कम हो गया तो जो सैलरी उतनी तो दे ही रहे हैं, कुछ वार्निंग के बाद उसको भी कम कर देंगे। ओके, चलिए समझ गए भाई। बाकी दोनों बातें पढ़ चुके हैं तो डिफरेंसेस तो कर ही लेंगे, इसमें मेरा कुछ खास बताने की जरूरत नहीं। चलिए इसी के साथ प्रिंसिपल्स होते हैं सम।